अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ सोनम महाजन है। आप सब जानते ही हैं सोनम को, और बहुत हम इनकी ट्वीट्स वगैरह भी देखते रहते हैं ट्विटर पे, और सोनम को की बातें भी सुनते रहते हैं। थैंक यू सो मच सोनम कि आज आपने ज्वाइन किया। Thank you for having me. अच्छा, सबसे पहले सोनम, पहले तो खैर हमने आज अफगानिस्तान पे ही फोकस करना है, अफगानिस्तान की बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपकी एक ट्वीट थी जिसमें आपने कहा था कि जी जो अफगान थे रेफ्यूजीज हैं उनको वीज़ा देना चाहिए इंडिया को। उस पर बहुत से लोगों ने गलत भी कहा कि नहीं, आप सही बात नहीं कर रही हैं। तो आपने ऐसा क्यों कहा? आपको क्यों लगता है कैसा होना चाहिए? अ, बहुत ही हैरानगी की बात है कि जो दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट थे, जो इंडिया के थे या जो पाकिस्तान के थे, दोनों के ही काफ़ी ओपिनियन थे मेरे इस ट्वीट पे। ऑफ कोर्स जो यहाँ के जो लोग थे, दे वर सेइंग कि वी ऑलरेडी हैव अ टेररिज्म प्रॉब्लम एंड वी ऑलरेडी हैव अ रिफ्यूजी क्राइसिस एंड वी ऑलरेडी हैव अ रिसोर्स क्रंच। तो आप कैसे कह सकती हैं कि और रेफ्यूजीज को बुला लें? अ, और जो पाकिस्तान के जो इस तरह के एलिमेंट्स थे, दे वर सेइंग कि हाँ, आप हमारा कचरा लेके चले जाएं, आप वैसे भी ये लोग गद्दार हैं जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, अफगान रेफ्यूजीज। तो या इट्स वी आर वेरी हैप्पी टू गिव देम टू यू. uh, it's very shameful, Arzu, that at a time when we are seeing unprecedented violence in Afghanistan, and we are seeing children and women dying, people still have comments like these to make. And about Afghans, one thing I would really want to share, which I've noticed, nobody wants to go back home as much as Afghan refugees want to. और ये दुनिया भर में अफगान्स का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी सरजमीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो जहाँ पे भी जाते हैं, उनका हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो वापस जाएं। तो मैंने ये नहीं कहा था कि आप उनको सिटीजनशिप दे दें। मैंने कहा था कि आप उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और अदरवाइज भी एक इंसानी जज्बात के तौर पे भी अगर आप देखें तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को एक स्ट्रांग नेशन कहते हैं तो आपको बिहेव करना चाहिए एज अ स्ट्रांग नेशन। एंड आई डोंट इवन थिंक दैट even Afghans will be interested to take any other country's citizenship, whether it is India or any other country in the West or Pakistan. यार हर किसी का यही रहता है कि वो अपने घर में ही खुश रहे। हर किसी को अपनी सरजमीन से मोहब्बत होती है, आरजू। So I was talking of temporary protection visas, if that could help the situation. My simple point is that we should stand by our friends when they're going through testing times. एंड दूसरी तरफ मतलब पाकिस्तानियों की बात पे मुझे ज़्यादा हैरत तो नहीं हुई, बट काफ़ी मुझे वो कोफ्त महसूस होती है ना कि वो लोग वहाँ पे नहीं हैं क्योंकि उनको खुशी से वो रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं रह रहे हैं पाकिस्तान में, और they are there because they've been displaced because of Pakistan funded Taliban terrorism. एंड ऑल्सो एक फर्क है अफगान रिफ्यूजीज में और रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार और बांग्लादेश. There's a lot of difference. These people are fleeing persecution. They are not persecutors. They are not being ousted from their countries for asking for a separate state या फिर terrorism के लिए. They are fleeing terrorism. And I would always maintain and I would always say that India will always be a natural home for the persecuted, not for the persecutors, but for the persecuted. And for me, Afghan people are persecuted and they need help, and we must stand by them. लेकिन सोनम, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बड़ी मुश्किल में हैं या वो खुश नहीं है। बिकॉज जब से ये अफगान रेफ्यूजीज आए हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े बिजनेसेस इन्होंने स्टैब्लिश कर लिए हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सिटीजन की तरह ही वो रहते हैं, और बल्कि उससे ज़्यादा ही। अगर आप कभी आए, आपको यहाँ पे दिखाएंगे बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जिसमें आधे से ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो अफगानीज की हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम है, बल्कि बहुत से तो ऐसे हैं जो वापस जाना भी नहीं चाहते।
तो आपको नहीं लगता कि अगर आप लोग भी उनको आने देंगे, वीजास देंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी मार्केट्स वो कैप्चर कर लें और उसके बाद वो वापस जाने को भी तैयार ना हो? मतलब एक तरह से वो इंडियन सिटीजन ही बनना चाहें, जैसे पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज यहाँ पर हैं, और जैसे मैंने कहा कि उनकी बहुत बिजनेस यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज हैं, पता नहीं क्या कुछ है। Well, Arzu, I have had a very different experience with Afghans. I have always seen Afghans wanting to go home. एंड मतलब इंडिया में भी हैं, काफी ज्यादा अफगान्स हैं, ऑफ कोर्स इन लैक्स। तो हमने कभी उनको ऐसी हरकतें करते भी नहीं देखा कि वो कुछ डिसलॉयल्टी होता है ना, कई लोग आपके यहाँ रिफ्यूज लेते हैं पर वो फिर भी आपकी स्टेट के अगेंस्ट काम करते रहते हैं। ऐसे रोहिंग्यास के और बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनके ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। बट अफगान्स ओवरऑल आर लाइक, वी हैव एक्सट्रीमली गुड रिलेशनशिप एंड दे आर वेरी स्वीट टू अस। सो ऑनेस्टली अगर मेरा मुल्क होता तो मैं तो शायद आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि यू नो, या लेट देम लिव हियर। कितने अफगान्स हैं पूरी कंट्री में, आप देख लें, मतलब कितनी उनकी पॉपुलेशन है। अगर हम इतने सारे लोगों को बैठ के खिला रहे हैं और वो हमारी कोई स्टेट के भी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारी स्टेट के लिए पॉजिटिव ख्याल रखते हैं या फिर हमारे साथ उनकी लॉयल्टीज हैं, तो व्हाई नॉट द परसिक्यूटेड वंस? लाइक आई सेड कि वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी a natural home for people who are being persecuted. So, India's policy has always been that the world is one, Vasudevam Kutumbam is what we believe in. So, अगर कोई मेहमान आता है और वो बहुत अच्छे से रहता है, हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहता है, we are more than happy to welcome them. वैसे मैंने एक मूवी देखी थी, आदित्य तुम कब जाओगे, तो वो आई थिंक अजय देवगन थे उसमें और परेश रावल, बड़े मजे की थी, आप देखिएगा उसमें, वो मेरे ख्याल है वो गेस्ट ही I have उनके आ seen, जाते हैं I have seen. So there are a lot of atithis that we also want them to go, but then they don't really have anywhere to go. So time will take its course. But for Afghans, probably I have a soft corner because these people have just had enough. Um, they can't just be left unattended. अच्छा, लेटेस्ट डेवलपमेंट को आप कैसे देखती हैं अफगानिस्तान की? कभी ये न्यूज़ आती है कि कुछ एरियाज को तालिबान ने कैप्चर कर लिया है, कभी होता है कि जी जो अफगान आर्मी है उसने वापस ले लिया है, तो इसी तरह की हम रोज ही न्यूज़ सुनते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं लोग? Well, Arzu, there's no doubt about the fact that Taliban have made big advances, and in last 3 days itself, provincial capitals have fallen to them, which hadn't happened, ever since the announcement of the US and NATO withdrawal from Afghanistan. In fact, if I go into statistics, Zaranj, जो निमरोज की province की capital है, it's already under Taliban control. And with that, I think Pakistan has also achieved some of its much desired, craved after strategic depth, because Zaranj shares a border with Iran. So everybody knows, it's an open secret that Taliban are controlled by the Pakistani establishment. So if they are ruling over Zaranj, so it's Pakistan's control, pretty much of Pakistan's control there. So they achieve that much needed strategic depth, but only for some days. Then we also have Kunduz. Earlier, the Afghan government hadn't really accepted ki it's been captured. But now I think they have said that cleansing operations are on, so which means that it's official. And I've also read some reports from New York Times and other media houses. Kunduz is also, the capital city is under the Taliban occupation. I think Sheberghan, which is जो Jawzjan province की जो capital है, और Sarepul, जो एक और province है, वहाँ पे अभी भी the fighting is on. They have not been taken over, like kind of gray areas. But Zaranj and Kunduz जो है, the tough fighting is going on there. And again, like Zaranj, Kunduz also has a lot of importance, strategic importance, because it is very close to Kabul. So of course they don't want to lose it. But having said this, एक चीज जो बहुत लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि
एक तो जो अफगान फोर्सेस हैं, like they are of course better trained today, and it could also be a strategy, आरजू, कि you know they are overstretched. अफगान फोर्सेस जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है अफगानिस्तान. अगर आप हर प्रोविंस में थोड़ी थोड़ी फोर्स लगा देंगे तो प्रोबेबली आप अपना कुछ भी नहीं बचा पाएंगे. सो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस to consolidate your force presence in areas which are very important cities. I know it's very sensational. It looks like a good headline or a tragic or a news creating headline that provincial capitals have fallen to Taliban. But if you see, the provincial capitals that matter have not fallen to Taliban. And we have also noticed a pattern that Taliban एक territory को capture तो कर लेते हैं, but फिर वो अफगान forces in no time उनसे ले भी लेती हैं. तो I think probably the Afghan government has thought through this. They don't want to put too much of military in one place, and they would rather want ki, you know, cities which are smaller fall to Taliban and then we reclaim them, rather than not guarding the important cities enough. So I also feel it's a fact that I think Afghan forces, like they kind of must be having a low morale as well, because they are under attack from all the ends. And Taliban on the other hand, they have a religious motivation, you know, they are fighting for a cause. So these people, the forces, if I were in their place and even I have an undecided future, I don't know, I mean, how my mental state would be. So we have to give it to them. And I think with the US joining Afghanistan forces, आज आपने देखा होगा कि US ने B-52 bombers और Spectre gunships भेजी हैं, और उन्होंने एयर स्ट्राइक्स भी की है. उससे कुंदूज सिटी में नुकसान भी हुआ है, सिविलियंस को भी नुकसान हुआ है, जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं. And that is why, you know, I've been saying that वर्ल्ड कम्युनिटी को ये लगता है कि इफ वी ट्राई एंड यू नो सैंक्शन तालिबान, हम उनसे कुछ रिश्ते नहीं रखेंगे तो उनको फर्क पड़ेगा. आई मीन देयर फंडर्स आर सिटिंग इन पाकिस्तान, सो दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड कम्युनिटी रियली. एंड दूसरी बात ये है कि आप एयर स्ट्राइक्स करेंगे, ठीक है, यूएन हैज जॉइंट फोर्सेस विद अफगान फोर्सेस एंड यू नो it's unprecedented, it's good because it's a force multiplier. But we have to realize that the Taliban are now moving towards urban areas. They are moving into cities. So airstrikes there can cause massive damage. And on the other hand, you know, we should not expect कि अगर सुबह तालिबान ने एक सिटी कैप्चर की है तो वो दिन में वो उनसे खाली करवा लेंगे, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर बहुत डिफरेंट होता है. और आप माउंटेन्स में जब आप लड़ाई करते हैं तो यू कैन जस्ट यू नो ब्लो द इंटायर थिंग अप. Urban areas mein you have to like do room intervention. You can't just blow up entire buildings, and you have to see कि civilians की जाने ना जाएं. So situation is pretty bad, Arzu, but I'm very hopeful because there's one more thing that not many people might have taken account of it. जो US ने जो bombers और जो gunships भेजी हैं, they have used a base in Qatar. So Doha is where this entire peace deal was materialized. So it looks like that probably the Taliban, because of their behavior and because of the violence that they're unleashing on ground, they're also losing Doha's, you know, patronage now, because nobody can be defending terrorist organizations forever. Like, there are countries who have recognized Taliban, and I also feel that even India might have to engage in that process, because it's a reality. But that doesn't mean we legitimize Taliban, right? Apart from Pakistan, nobody really calls these terrorists as civilians. I mean, this is the language that only Pakistan uses. So I've, I think, spoken pretty much about the present situation. Yes, the capitals are falling to Taliban, but not very important cities so far. And I think they'll be able to take them back. But above all, I feel we should all urge the international community to, you know, take note of the situation and take some immediate steps to protect the civilians. I mean, the women and children, they can't go anywhere. Zaran जिस दिन capture हुआ है, आरजू, उस दिन निमरोज प्रोविंस के काफी सारे लोग हैं जो ईरान बॉर्डर पे भाग गए थे.
a night before Taliban captured it. And they were allegedly mistreated by the Iranian border guards, and they were sent back home. And next day, their city was captured. So just imagine being in that situation. It's very easy sitting in the comfort of your home and tweeting and saying that ये refugee वहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, but then it's difficult being a refugee. बट सोनम, पाकिस्तान तो ये भी कहता रहा है कि जी हमने जो है वो कई साल, बल्कि 20 साल से ज़्यादा जो है वो वॉर ऑफ टेरर लड़ी है तालिबान के खिलाफ, जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मार दिया। और अभी भी बहुत से लोग मेरे समेत ये समझते हैं कि तालिबान जो है वो एक टेरर ग्रुप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर अब ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या लगता है कि एकदम से ये जो इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं और उनको बड़े सिविलाइज्ड बताना शुरू हो गए हैं, और बाकी दुनिया भी उनसे मिल रही है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, चाइना ने भी मिले हैं तालिबान से, और लोग भी मिल रहे हैं, तो ये सडन चेंज क्यों और कैसे आया है? देखिए, पाकिस्तान की तो आरज़ू ये खासियत है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज में एक आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, whether it is about your own vision as a country or whether I talk about the foreign policy. Your foreign policy keeps evolving, based on your interests, especially the monetary interests. So Pakistan was, of course, with the US till the time it was supposedly a part of the war on terror, जिसका सबसे बड़ा beneficiary भी पाकिस्तान ही था. But now that since that's gone, that situation is no more there, and Pakistan has nothing to milk here. I think it's a very smart decision that Rawalpindi has taken. I mean, you can always take decisions which can bring you short-term gains, but then you end up losing your credibility, on the world stage. But then Pakistan doesn't have much to lose anyway, because you need to have something to lose something. So it's of course also to be to basically show your loyalties to China, because US is seen as an enemy of Taliban. So आजकल तो equations वैसे भी ऐसी बनती हैं कि दूसरे का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त. So since China and Pakistan are like brothers from different mothers, they just want to create some sort of a system where and Pakistan, I don't know why Pakistan always has to choose sides. I mean, this is the reason nobody takes you seriously, Arzu. Your own prime minister has been saying, your own prime minister said absolutely not to the US. And now your NSA says that why is President Biden not calling Imran Khan? So you've said absolutely not to the US. Why do you expect the US president to call you? So maybe, Mr. Niazi, if you really want Mr. President to call you, start with stopping the Taliban for starters. See, this back and forth, Arzu, it's present everywhere, whether it is your relationship with India or I think with China, you're a bit consistent of being, by being a sidekick to them. But otherwise, with America, with India, आपके जो stances हैं वो बदलते रहते हैं. पहले आप अमेरिका के पार्टनर थे in war on terror, but जैसे ही US withdrew, आपको लगा कि this is time to now, basically serve China. So let's say it's just the US which has screwed up everything in Afghanistan. But you were a part of that setting, right? It was not India who was taking care of their logistics. It was not China who was taking care of their logistics. It was Pakistan. It was the biggest beneficiary of the war in Afghanistan. And since that option is no more available, Pakistan wants to make the best of what is available. And that is कि okay, let's rule through Taliban. But basically एक आपको चाहिए हमेशा कि कहीं ना कहीं आपको उंगली करने को मिलता रहना चाहिए कि ठीक है, अब यहाँ से पैसे नहीं आ रहे तो कम से कम एक जो हमारी जो दहशतगर्दी का जो हम इतना बड़ा हमारी तिजारत हम करते हैं उसमें तो थोड़ा फायदा कुछ होना चाहिए ना. तो नहीं, आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा बैलेंस तो रहना होगा, क्योंकि इस वक्त वो थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा है. चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है और अमेरिका के साथ बिल्कुल ही ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, एब्सोल्युटली नॉट वाला टर्म. लेकिन ये कि अभी गलती हो गई, अब इनसे मैनेज नहीं हो रहा. अगर आपने कर दिया है तो ठीक है, then like live up to it, right? I mean, you can't be saying things like that and then you want the world to take you seriously. मतलब
America can, they don't have a reason to take Imran Khan seriously. Maybe they'll take your army chief seriously, but why would anybody take Imran Khan seriously? Even India doesn't take Imran Khan seriously because what can Imran Khan really do? I'm sure, I have heard him before he became the prime minister. I, for one, feel that his heart was in the right place. Probably he really wanted to do things which he used to say he wants to do. जैसे उन्होंने कहा कि इस देश में माइनॉरिटीज जो हैं उनको और जो अक्सरियत में जो मुसलमान हैं उनको एक तरह के जो हकूक हासिल होंगे. I think he really meant it. But वो तो होता ही है आरज़ू, when you get into mainstream politics, then you have to do things which resonate with the majority and which you have to play to the gallery. But the question is, what the Imran Khan can really do? Does he really have the capacity to take decisions? Because we saw that he was pretty positive about, re-engaging with India, and he made certain statements which looked like very positive statements. But then, in a week's time, we saw him go back. So, इसीलिए कहते हैं ना कि एक स्टेट में ना बहुत सारे स्टेट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए. लेकिन खैर इमरान खान की तो खैर ये तो आप कहीं तक सही किसी हद तक यानी ठीक ही कह रही हैं कि इमरान खान की खैर स्टेटमेंट्स तो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब कुछ और थी. प्राइम मिनिस्टर बने के बाद टोटली डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. Sensible statements. I have never seen any Pakistani prime minister, candidate make such statements. He's been talking about issues which really matter. I mean, I don't fully agree with him on Afghanistan situation, but a lot of things that he said about Afghanistan, they're coming out to be true today. So the guy wants to do a lot of things, but he's not able to. That's what I would like to believe. Because otherwise, या तो फिर दूसरा ये होगा कि वो उस समय झूठ बोलते थे और आज वो कुछ और कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि वो सच ही बोलते थे बट वो कर नहीं पा रहे. नहीं, हमारे यहाँ तो जो भी अपोजिशन में होता है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और जैसे ही वो पावर में आते हैं तो वो कुछ और निकलते हैं. लेकिन साथ ही हम सोनम एक बात और आपसे करना चाहेंगे और वो ये कि आप कश्मीर गई थी कुछ दिन पहले, आपने जैसे बताया था, और अभी 5 अगस्त भी गई है, बड़ा हंगामा था पाकिस्तान में. तो वो शेख रशीद साहब ने जो है वो एक मोदी जी का ड्रेकोला के ड्रेस पे पोस्टर भी लगा दिया था सरीना होटल के बाहर और कहा था कि यहाँ सब जाके हॉर्न बजाएं. पता नहीं किस लिए. लेकिन किस तरह से देख रही हैं आपके ये 2 साल जो गुजरे इसके बाद जब से 370 हटा है, और फिर आपका ट्रिप कैसा रहा अभी कश्मीर का विजिट जो था आपका? Yes, also I was there for a conference, but whatever little time I could get myself, I tried speaking to the locals there. We'll come to that, but first to address the issue that your government had put up posters of Prime Minister Modi, and I mean, I don't even know if I can comment on something like this because it's so juvenile. It just doesn't befit any office, any public office. I was hoping that this is done by some political workers and not people who are part of the government, because it reflects so badly on the Pakistan government to do something like this. I mean, I would really not like if somebody is, Imran Khan का poster लेके कोई उनको चप्पलें मार रहा है या उनका face खराब करके वो लगा रहे हैं. But Sheikh Rashid is a part of government. He's a minister. I know. So it's only from you I'm getting to know that it's Sheikh Rashid. But Sheikh Rashid, as you know, he's a troublemaker. Shireen Mazari, Sheikh Rashid, these are like the black sheeps you have, right? They always have the worst things to say at even the best times. So these are not the people who are to be taken seriously. But we know that. But I don't know how the Pakistani government looks at the situation, because they, like you said, they're part of the government. Whatever they do, it will be accounted against the government. So if these guys are not being tamed, then of course it's on the government. Very sad, I would say, and very juvenile. And Prime Minister Modi couldn't care enough, about it. He doesn't really care. He's a guy, like, so many people abuse him every day. So many people criticize him every day. I am probably one of those people who could keep criticizing him. But I don't think he's a guy who would really sit back and, sulk over things like these or even take an offense to this. I don't think the Indian government machinery would also have taken an offense to it. We just don't take Pakistan seriously anymore.
who can take a state which has like so many models. Your prime minister at one, point, he wants Riyasat-e Madina. On other, the Iranian regime really impresses him. फिर वहां से उनको जो चाइना का जो वन पार्टी सिस्टम है वो भी उनको बहुत पसंद है. So who can take such a country seriously? But I would say for your own good, you should stop doing things like these. I was the other day watching an interview of Moed Yusuf, your NSA, with a senior Indian journalist, Mr. Karan Thapar. And when Karan spoke to him about your draconian blasphemy laws, which are, everybody knows that they are used as a political tool to implicate and silence the already marginalized and persecuted minorities. And it's so insensitive and it is so shameful that when he was asked about those draconian laws, जिनसे आप minorities के साथ इतना जुल्म उन पे ढाते हैं, and when he was asked about the demolitions of multiple temples in Pakistan from time to time, Mohit Yusuf was laughing. Probably he was trying to make a satirical statement that, okay, I mean, you don't ask us. That's what Pakistanis and Indians do, right? We keep blaming each other. We say you are not treating minorities well. Pakistan will say that India is not treating minorities well. But I would say, don't listen to anybody. Just go by the statistics. Let's compare the data. What was the percentage of Muslims at the time of partition in India, and what is the percentage of Muslims today? What are your key, performance indicators? How do you judge कि Indian minorities की state पाकिस्तान की minorities से better है या नहीं? आप KPIs देखेंगे, आप statistics देखेंगे, कहाँ पे है पाकिस्तान जो है वो stand करता है? Indian Muslims, I would say, यहाँ तो minority में है, but फिर भी पाकिस्तान की जो अक्सरियत के जो मुसलमान हैं, they are doing better than them in every way. मुझे नहीं लगता कि, Moed Yusuf, first of all, should, even if he wanted to make a political statement, it looks so bad, Arzu, that you're laughing on such a sensitive issue where lives of minorities are involved, and it just doesn't befit, again, the office that he's holding. But that's how it is. नहीं, आप जी, please. I'm sorry. I just tend to digress sometimes. I get emotional. And talking about the Kashmir trip, also there's a lot of change. Okay, like probably 4 years ago, we wouldn't have an event like what we had this time. Like everybody was on the same page, and we got to meet so many, Kashmiri persons who are a part of the government machinery. We met bureaucrats, we met police officers. The vibe has completely changed, Arzu. The vibe has completely changed. I can see that after the abrogation of 370 article, I mean, it was supposed to be, as per the Kashmiri separatists and the dynasts, it was supposed to cause bloodshed. But I was rather shocked when I saw like so many tourists, and Kashmir, it's a Muslim majority, and one would expect कि शायद if you go to Kashmir, Srinagar, you would see women around in burqa, or people taking offense to you wearing something Western. But go to Kashmir, you will feel like it's just another Indian city which has a very cosmopolitan crowd. The tourists are wearing shorts, they're wearing all sorts of clothes. I'm not trying to endorse one kind of clothing, but I'm just trying to make a simple point. And of course, I spoke to people from all the economic backgrounds. So probably somebody who's a part of the government machinery would, of course, have only good things to say about New Delhi, or the overall integration of Jammu and Kashmir with India. But I also spoke to people who come from very poor backgrounds, people who are involved in menial jobs, blue-collar jobs. I would tell you the change that I saw is that they may not have fully integrated with India. Some people still have problematic views. I mean, I was shocked. I spoke to one guy, and he was saying that
हमें नहीं पता मतलब क्या होगा अगर आजादी मिलती है तो उसके आगे क्या होगा. वी आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज वी जिहाद इज something which is a farz on us. So now I asked that guy, I said ki, okay, so but what is the outcome that you're looking at? He doesn't know that. But I didn't want to argue too much because he's illiterate. He's illiterate, even though he's a civilian. He doesn't have a violent bent, but he still fantasizes uh, something which is so problematic. He doesn't know where his future is. If he was really smart, he wouldn't really be first of all be doing a menial job. But one thing that I can tell you, that a considerable section of Kashmiri people, especially the illiterate lot, may not resonate with India as much, but there is absolutely zero ground support for Pakistan. In fact, I ended up asking so many people that if you get Azadi, would you like to go with Pakistan? They're like, where is Pakistan coming in from? We have nothing to do But with that failed state. One guy went to the extent of saying, we don't even care about what happens in occupied Jammu Kashmir. He said, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या होता है. हम So there are varied views. Yes, majority of people are with the progress, with the democratic reforms, with the abrogation of anti-women, anti-Dalit, anti-minorities articles 370 and 355, 335A. But there is a section which is still behind, but that section also is not with Pakistan, is the simple point that I'm trying to make. Nobody is interested in Pakistan. लेकिन खैर आपकी सबसे तो बात नहीं हो पाई होगी, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना, हम इंडियन डिबेट्स में भी देखते हैं लोगों को आते हैं वो कश्मीर साइड से, आपकी कश्मीर साइड से, और फिर वो बात कर रहे होते हैं कि वो नाराज हैं या कुछ भी, या भी जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम जी रेफरेंडम कराएंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कहाँ रहना है, किस साइड पे जाना है. तो आपको नहीं लगता कि अब टाइम आ गया है कि कहीं ना कहीं पे इस इशू को सेटल डाउन किया जाए और मजीद 70 इयर्स इसके ऊपर ना लगाए जाएं कि इसी तरीके से झगड़ा होता रहे और लड़ाई, या फिर ये कि दोनों के पास जो कश्मीर है बस वो लेके बैठे आराम सुकून कर रहे. Arzu, see, Kashmir is not just about land, right? It's people also. People have sentiments. You go to villages which got divided because of the LOC. Like there are people who have not seen their siblings, right? So it's not for India. It's not just a matter of getting our lost land back. For us, it's also a very emotive, very sensitive issue of people and lives, human lives being involved. But having said that, of course, I am somebody who's looking at a solution, and I feel ki, of course, jo ho gaya hai, you can't reverse that, right? What has happened. We can't really go back and change it. We need to look forward, and we need to think about the civilians who are, in the areas jahan se LOC guzarti hai. They are living terrible lives. And both India and Pakistan are not doing enough for them. We are not giving them the infrastructure that they require. आप देखिए इजराइल पे रॉकेट गिरता है, they immediately evacuate their civilians. Do we have infrastructure like that? And अगर हम अभी भी solution पे नहीं आते हैं आरजू, then that means that we don't really care about lives. So both the sides have to think over it, but at the same time, Pakistan has to get off that maximalist position. You know that you've fought so many wars with India. You've not been able to take an inch from India. Your army has lost. Maybe they have won a couple of battles, but they have lost all the wars. So you need to have that realization. Your country needs to understand that, एक तो पहले जो POJK है, उनकी जो लोगों की तो शनाख्त तो पाकिस्तान ने खत्म ही कर दी है. जो आपके डोगरे हैं, उनको आपने कश्मीरी बना के प्रेजेंट कर दिया. उनकी लैंग्वेज है पोटवाड़ी, पहाड़ी. उनको आप बनाते हैं कश्मीरी. They have nothing to do with Kashmir. People from Rawalakot, Bagh, Kotli, Bhimber, Mirpur, they have no cultural similarity with Kashmir. So we have to think about people. And हमारी साइड पे जी एक चीज और आरजू, लाइक यू सेड कि ऑफ कोर्स मैंने पहले ही कहा कि इट्स नॉट दैट मैंने बहुत बड़ा सैंपल साइज तो कवर नहीं किया है ना, बट ये मेरी ऑनेस्टी है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने
डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है, ताकि मुझे एक ओवरऑल आइडिया मिले कि जो हम सोचते हैं कि एब्रोगेशन के बाद जो है टोटल इंटीग्रेशन हो चुका है, हालात बेहतर है, क्या वो सच है? तो मैंने फिगर आउट किया कि नहीं, कुछ लोग हैं अभी भी जिनके प्रॉब्लमेटिक व्यूज हैं, बट व्हाट इज हार्टनिंग इज कि जो भी लोग ऐसे व्यूज रखते हैं दे आर कंप्लीटली इलिटरेट। ठीक है, तो दैट गिव्स यू दैट लीवे एंड दैट यू नो होप कि ओके यार, दिस इज द व्यू ऑफ अ पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ वेरी स्मॉल मेजॉरिटी माइनॉरिटी। ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? I'm glad that the educated people, I even had some Kashmiri folks at the airport, the local boys and girls, young people, and there was a lady who was sitting next to me in the flight, young Kashmiri girl. I also had a talk with her, and these were her words. I was very happy. She said कि यार पता नहीं क्यों करते हैं यहाँ पे, हम तो कहते ही है कि इंडिया का जब खाते हैं सब कुछ इंडिया करता है, तो दूसरे मुल्कों के क्यों गुन गाने हैं? पाकिस्तान ने तो हमारा हिस्सा ऑक्यूपाई किया। आई वाज वेरी हैप्पी। ट्रस्ट मी, 4 साल पहले शायद यू विल नॉट हियर अ यंग कश्मीरी मुस्लिम गर्ल से दैट। द वाइब हैज चेंज्ड, पीपल हैव सीन कि उनको किस तरह से एक होता है ना, आप एक वेब में झूठ का एक वेब ऑफ लाइज में आप उनको फंसा के रखते हैं कि अरे आप ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल्स जो 370 और 35A जो है उनको ऐसा ही बताया जाता था कश्मीरी आवाम को कि अगर ये खत्म होंगे तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। बट जब उन्होंने उसका खुद का असर देखा है एंड दे आर सीइंग दैट वी आर बीइंग अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम नाउ, it is bridging the gap between Jammu and Kashmir and the rest of the country. They are enjoying the reforms. They are of course on the side of the reforms. हाँ, बट कुछ लोग तो हमेशा होते ही है जिनको राजनीति करनी होती है, जिनको सियासत करनी है आरजू, तो उनको कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव मुद्दों पे ही वोट लेना है, डेवलपमेंट पे नहीं लेना है, तो you would find out communal issues, you would find out issues that can provoke sectarian divide. So that's everywhere. नहीं, खैर हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं वाकई में जिन्हें कश्मीरी बोलनी नहीं आती या उस तरह का कल्चर नहीं है, मगर खैर अब वो वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि जी आप कश्मीरी नहीं है। और ये बिल्कुल इस इशू को सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं चलते रहना चाहिए कि फिर वही झगड़ा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी सोनम, अभी कुछ टाइम पहले जो है वो मोदी जी ने कहा था कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी, और कहा गया था कि जी हर फैमिली को यही परमिशन होगी कि 2 बच्चे हों, जैसे ताकि इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल हो। तो उसके ऊपर ओवैसी साहब जो हैं उन्होंने तो ये कहा है कि जी जो मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ताकि कुछ सालों के बाद जाके माइनॉरिटी के बजाय मेजॉरिटी में मुस्लिम्स जो हैं वो शुमार किए जाए, उसमें उनको काउंट किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाली स्कीम निकली है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो इसी डर से निकली है कि कहीं मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में ना आ जाएं, या जैसे कि हर पढ़ा लिखा इंसान समझता है या जो लोग सोचते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, उसी के ऊपर सिर्फ काम किया जा रहा है? आरज़ू, सबसे पहले तो जो ओवैसी साहब है, ही डजंट स्पीक फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स इन द कंट्री। अगर वो इतना ही सब मुसलमानों के बारे में बात करते या मुसलमान उनको अपने एक हुक्मरान के तौर पे देखते, तो उनकी जो पार्टी है ना वो सिर्फ हैदराबाद तक उसकी वो सीमित नहीं रहती। उनकी प्रेजेंस जो होती है वो दूसरी राज्यों में भी वो रजिस्टर करते। बट आयरनी यही है कि वो आज तक वहीं पे सिमटे हुए हैं। उसका एक कारण है, बिकॉज most educated Muslims, they understand that he plays to the gallery. I'll tell you, Owaisi Saab, I can tell you, like, in person, he's not the person that you see on television. That's with most of the people. ये होता है जो पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं, they have a different face to present to the outside world. बट देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही आप ओवैसी साहब के आरजू इंटरव्यूज देखें जो उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स को दिए हैं। He comes across as, a person who's so patriotic and, who doesn't believe in religious politics. But we have to understand he also has to play to the gallery. He has to play to his constituency. I don't see any seriousness in his statements, because end of the day, it's the center again which has to take all the decisions. And sorry, Owaisi can't really have people produce so many children. He can't make people reproduce. Sorry. I mean, he can just give his nonsensical advices which may give him some electoral gains or may charge his not so smart followers,
but it doesn't have a weight. End of the day, यार इंडिया का आपको पता है, Delhi is the center. Like we don't have the provincial system, right? We don't have multiple power centers. So whatever decision is taken in Delhi, that applies all over. We don't have multiple states within the state. जैसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो आज ये है कि पाकिस्तान ने एक दौर में शायद इंडिया को तंग करने के लिए इतने सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा दे दिया है कि दे आर नाउ टुडे दे आउट ऑफ कंट्रोल, एंड इवन पाकिस्तान इज रियलाइजिंग इट. आरजू, आप बताएं ना, आज से 4-5 साल पहले ऐसा होता था कि कोई हिंदू मंदिर टूटता था तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इतना स्विफ्ट एक्शन लेती थी, चाहे वो आप ऑप्टिक्स के लिए ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. पाकिस्तान हैज रियलाइज्ड दैट this issue of the mistreatment of Hindu as well as Christian minorities in Pakistan is not, it is, the message is spread all over the world. आपको पता है EU ने sanctions लगाने की बात कर दी है कि अगर आप ये हरकतें बंद नहीं करेंगे तो हम sanctions लगाएंगे, राइट? तो पाकिस्तान को भी जो है ये चीज पता है. आपके यहाँ पे ये इशू है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कंट्रोल करें ऐसे एलिमेंट्स को, राइट? आपने इतनी उनको पावर दे दी है कि अब वो उनकी इतनी खुद की इतनी बड़ी फॉलोइंग बन गई है कि गवर्नमेंट फोर्सेस जो हैं वो उनको टक्कर देने का वो मादा रखते हैं. बट हमारे यहाँ पे जो सेंटर कहता है वही होता है. ओवैसी जी उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ भाषण देने के अलावा. बयान बहादुर तो वो है ही, उनको तो वो उसमें तो वो है ही है, वो वही कह सकते हैं. बट और दूसरी बात ये है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर जुवेनाइल जस्टिस बिल की बात हुई थी तब भी ओवैसी साहब ने कहा ये हमारे जो बच्चे हैं कि इनके खिलाफ ये साजिश है. मतलब उस बिल में ये था आरजू, जो लॉ भी बन गया है, कि अगर आप 18 साल से थोड़ी आपकी कम उम्र है तो आपको वो लीव ही नहीं मिलेगा कि आप जो हैं आप माइनर हैं. अगर आपने रेप किया है तो, या कोई क्राइम किया है, हीनियस क्राइम किया है, तो यू विल स्टिल बी ट्राइड एज एन अडल्ट. But Owaisi Sahab and the mainstream Muslim population, I'm sorry, politicians, they had a problem with that. But why? आप इस चीज से क्या ये साबित करना चाहते हैं कि जो मुसलमान कौम है वो ज्यादा क्राइम्स करती है? तभी आप इनडायरेक्टली यही इंसिनुएट कर रहे हैं ना. हिंदूज को क्यों प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि क्या सिर्फ मुसलमान रेप करते हैं. रेप तो हर घिनौना आदमी करता है, वो चाहे किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो. तो अगर आप बार बार ऐसी चीजों पर रिएक्ट करेंगे विच आर ओनली ब्रिंगिंग इक्वालिटी एंड ब्रिंगिंग द टू कम्युनिटीज क्लोजर, देन यू आर एन एनिमी ऑफ द नेशन, देन यू कैन बी सीन एज अ फ्रेंड. अब जैसे लेकिन बिल भी अगर लाएंगे आरजू तो इट विल अप्लाई टू एवरीबॉडी, विल इट ओनली अप्लाई टू मुस्लिम्स? एंड लॉ तो सब पे होना चाहिए ना, ये इसमें रिलीजन तो बीच में नहीं आना चाहिए अगर कोई लॉ बना है कंट्री में तो. एग्जैक्टली और ये ऐसा तो है नहीं है कि ये किसी एक मजहब को अप्लाई होने वाला है. भाई ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां पे अगर आप रसूल अल्लाह को क्रिटिसाइज कर देंगे या आप इस्लाम के ऊपर तनकीद कर देंगे तो आपको ब्लास्फेमी के नाम पे आपको सूली चढ़ा दिया जाएगा. और अगर आप कोई हिंदू मंदिर तोड़ देंगे तो आपको या तो फिर एक वो शॉर्ट टर्म जेल सेंटेंस मिलेगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद आप बोल देंगे कि भाई हिंदू कम्युनिटी ने माफ कर दिया है तो हमने छोड़ दिया है, राइट? तो हमारे यहाँ पे द लॉ अप्लाइज in a similar fashion to everybody. It doesn't apply differently to people based on their religion. So what have these people got to worry about? It exposes कि वो चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो हमेशा अपने आप को अलग समझे. They want to other the Muslim community from the rest of the country. तो अलग रहेंगे तभी तो आप वोट बैंक पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स कर पाएंगे. जिस दिन मुसलमान जो है वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया, उस दिन आप मुसलमान से वोट नहीं ले पाएंगे मस्जिद और मजहब और जिहाद के नाम पे. आप फिर वो नहीं कर पाएंगे. So that is why it is always in the interest of extremist elements to keep their awam illiterate and ignorant. So Owaisi sir is not an exception there. नहीं बिल्कुल. और लेकिन पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि अगर कोई मंदिर या चर्च या किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर भी ब्लास्फेमी लॉ ही लगना चाहिए और वही सजा होनी चाहिए जो अगर मुसलमान देते हैं. अगर इस्लाम पे या पैगंबर पे कोई बात हो तब होती है, क्योंकि लॉ तो सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए, वरना
तो गलत बात है कि उनको तो अब छोड़ देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई खास सजा होगी। आप देखिएगा अभी इन्होंने कहा है कि 70 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया है अभी जो मंदिर उन्होंने तोड़ा था उसके ऊपर, लेकिन कुछ दिन के बाद एक 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 करके वो कम होते जाएंगे और फिर न्यूज कहीं पीछे चली जाएगी। ये तो लेकिन आरज़ू रिपीटेडली हो रहा है ना। हाँ, अगर आप एक भी केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे, अगर एक मुसलमान को भी खौफ होगा पाकिस्तान में कि अगर मैं दूसरों के मजहब पे कुछ बुरी बात कहूंगा या फिर मैं किसी की दिल आजारी करूंगा तो मुझे उसकी सजा मिलेगी, मुझे वैसे ही मिलेगी जैसे एक क्रिश्चियन, एक हिंदू या एक सिख को मिलती है, तो वो ये हरकतें करेगा भी नहीं। It's बिल्कुल। only for Pakistan's own good that you try these people as per the law and bring them to book so that these things don't repeat. You only have to lose from this situation internationally also, and otherwise also, why would any country want to do human rights violations? I know there are extremist elements here also. A lot of people say कि हमने अगर यहाँ पे मंदिर तोड़ा तो आपने भी तो बाबरी मस्जिद तोड़ी, but you know, do you understand that happened in 1992? That means you don't have an example to give in between. इंडिया नहीं में तो बिल्कुल। मतलब 1 लाख से ऊपर तो मसाजिद हैं आरजू। नहीं आप बिल्कुल, और एग्जाम्पल तो सेट करनी ही पड़ेगी ना पाकिस्तान को, इस तरह के लोगों को जब तक सजा नहीं देंगी। तो एक साल में ये 7वां मंदिर था जिसको तोड़ा गया, एक एग्जैक्टली, साल के अंदर। अगर एक ही केस में आप जो कल्प्रिट्स हैं, यू हैड टेकन देम टू बुक, यू हैड ब्रॉट देम टू बुक, तो ये रिपीट नहीं होता बिकॉज दीज पीपल आर गेटिंग अवे विद एन अपॉलजी, दे नो दैट द स्टेट कांट रियली एक्ट अगेंस्ट देम and the law is discriminatory. They are repeatedly doing it. Otherwise they won't, they would also stop. So अगर आप सच में चाहते हैं कि एक ऐसी चीजों पे एक full stop लगे, तो boss, you have to act. You can't just play to the gallery and say कि हमने arrest कर लिया है और फिर like you said, other day Arzu, I felt so sad. There's this Pakistani blogger, I think he's from Khyber Pakhtunkhwa, very nice guy. I don't know if I can take his name on your channel. How does this work? उन्होंने वो गए थे ये सिंध जाके, ये सक्कर राइट, सक्कर और ये मीठी, ये सब जगह जहाँ पे हिंदू आबादी है, एंड ही वेंट टू सम टेम्पल्स देयर एंड आई फेल्ट सो सैड। एक मंदिर वो गए और वो जो वहाँ के जो मंदिर में जो पुजारी थे या फिर जो वहाँ के जो हिंदू लोग वहाँ पे थे, वो स्टोरीज बता रहे हैं वहां पे ना लाइन से 4 समाधियां थी। हमारे में एक कल्चर होता है कि आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड इट, हम जो हमारे जो गुरु होते हैं या फिर जिनको हम व्हाट डू यू से गॉड मैन, होली मैन, जिनको हम समझते हैं कि हाँ इनसे हमें मजहब के बारे में इनसे लेना चाहिए, जब इस तरह के लोग, जब उनकी फौतगी होती है तो उनको हम जलाते नहीं हैं, उनकी समाधि बनाई जाती है और वहीं पे बनाई जाती है जहां पे उनकी मौत हुई है। तो वहां पे 4 लाइन से समाधियां थी और ये जो ब्लॉगर थे जो मिस्टर खान फ्रॉम केपीके, इन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, और वो जो वहां पे जो हिंदू लोग हैं दे वर सेइंग कि हाँ ये मंदिर के एक पुजारी थे और ये 3 हमारे भक्त थे। फिर 1998 पता नहीं 1999, आई डोंट रियली रिमेम्बर द ईयर, ही सेड कि फिर एक दिन रात को सो रहे थे और कोई वही नामालूम अफराद कुछ आए और उन्होंने इनको ज़िबा कर दिया, इनके गले काट दिए और फिर वो चले गए, तो वो पता नहीं चला कैसे हुआ। तो दैट ब्लॉगर आस्क्ड कि मतलब वो कुछ उनको सजा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो ही सेड कि वो पता ही नहीं चला किसने किया है। सो सैड, 4 people have been beheaded inside a place of worship and you've not been able to figure out who those people were. And then you say कि you have the same laws for everybody. How is that possible? What kind of justice is this? बहुत सही से पता होगा कि किसने किया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी, वो मुल्ला माफिया होगी और उससे ये पंगे ले नहीं सकते होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इस तरह करके चला जाए और वहां की पुलिस को, वहां के लोगों को पता ना लगे। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि माइनॉरिटीज के साथ गलत करते हैं और जब हम बोलते हैं कुछ तो वो भी लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन फिर भी अभी जो इन्होंने किया है, अभी 70 के करीब लोगों को पकड़ा है इन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सजा होगी। वो थोड़े दिनों के बाद थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया भी चुप हो जाएगा, तो वो एक 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 एक, एक करके। आपको याद है मशाल खान स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का केपीके, उसकी वीडियो तक मौजूद है कि उसको किसने मारा, क्या किया, सब लोगों को छोड़ दिया इन्होंने।
एक एक को छोड़ दिया। तो वो यहाँ पे ये सब कुछ होना अभी फिलहाल तो पॉसिबल लगता नहीं, ये सिर्फ थोड़ी सी नौटंकी या ड्रामेबाजी मैं कहूंगी वो चल रही होती है। लेकिन अगर किसी को सजा दे दी इन्होंने सच में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी और बड़ा इसको मैं समझूंगी कि वाकई में कोई चेंज आ रहा है। लेकिन अभी मुझे फिलहाल उम्मीद मुझे कम से कम कोई नहीं है कि ऐसा कुछ होने लगा है। थैंक यू सो मच सोनम कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक Thank you so much, Arzu. Take care. टेक Bye. केयर, बाय, थैंक यू।